सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में, शिक्षा के बारे में थोड़ा परिचय दर्शकों को दे दीजिए हमारे। मेरा नाम आशीष मिश्रा है। जी, ग्राम पंचायत गानेंद्रा से ग्राम जी। प्रधान हमने देखा है ब्लॉक कि वहाँ वर्धनी। पे अक्सर दुर्घटनाएँ भी होती रहती थी और बड़ी खतरनाक मोड़ भी वहाँ पे थी। कई अच्छा, प्रधान रहते हुए आपको कोई ऐसा भावात्मक या यादगार पल रहा हो जो हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा करना चाहें आप? प्रधान रहने के साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता जी, है। भी होते हैं। अच्छा, अगर हम राजनीति की बात करें तो कैसे जुड़ाव हो गया इससे? नमस्कार, आप आरबी पाली देख रहे हैं और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। आज हमारे साथ पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद है परखनी के धानी नगला से ग्राम प्रधान आशीष मिश्रा जी। इनसे हम विकास को लेकर के तमाम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने 5 साल में क्या-क्या काम किए हैं, कौन इनका प्रेरणा स्रोत है और भविष्य में इनकी क्या प्लानिंग है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में, शिक्षा के बारे में थोड़ा परिचय दर्शकों को दे दीजिए हमारे। मेरा नाम आशीष मिश्रा है। जी। ग्राम पंचायत गानेंद्रा से ग्राम प्रधान ब्लॉक वर्धनी जनपद हरदोई। और प्रारंभिक शिक्षा हमारे गांव से ही, प्राथमिक विद्यालय से ही जी। आरंभ हुई और कक्षा 5 तक हमने शिक्षा वहीं प्राप्त की। जी। क्योंकि उस समय साधन शिक्षा के कम होंगे। कम हुआ करते थे, इसलिए इसके बाद हमें अपने निकटतम कस्बा अल्लाहगंज में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, वहाँ एडमिशन के पश्चात कक्षा 8 तक की शिक्षा जी। वहाँ ग्रहण की और कक्षा 8 के पश्चात कक्षा 9 से लेकर 12 तक ठाकुर अभिलाष सिंह इंटर कॉलेज अल्लाहगंज में ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट की। इंटरमीडिएट के पश्चात में बीए जो है फर्रुखाबाद से कंप्लीट किया जी। और इसके बाद में हमने डी फार्मा का एक कोर्स किया था, जी। वो भी फर्रुखाबाद से किया है। काफ़ी पढ़े लिखे प्रधान है आप क्योंकि प्रधान जो है ज़्यादातर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अच्छा, अगर हम राजनीति की बात करें तो कैसे जुड़ाव हो गया इससे? राजनीति में आने का हमारा कारण मुख्य रूप से ये रहा कि हम गांव आते जाते थे जी। और देखते थे कि गांव की स्थिति हमारी बड़ी दयनीय थी। बिल्कुल। जो लोग राजनीति में थे उसमें वो राजनीति से समझ रहे थे, राजनीति को विकास में नहीं ला रहे थे। तो गांव की स्थिति देख करके मेरा भी विचार आया कि मैं भी राजनीति में जा करके अगर हो सकता है तो उसका सुधार किया जाए। कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जी। जी। तो वहीं से आपने मन बना लिया। जी। अच्छा, प्रधान के इलेक्शन और प्रधान बनने से पहले क्या काम करते थे आप? प्रधान इलेक्शन और प्रधान बनने से पहले मैं अल्लाहगंज कस्बा हमारा जो पड़ता है न्यूनतम हमारी जो मूल ग्राम पंचायत धानी है वहाँ 5 किलोमीटर की दूरी है वहाँ। जी। तो वहाँ कस्बे में ही हमारा एक मेडिकल स्टोर है। अच्छा। तो वही मेडिकल स्टोर का संचालन मेरे द्वारा किया। अच्छा, जब आपने इलेक्शन का मन बनाया, जाहिर सी बात है कि प्रधानी के इलेक्शन में काफ़ी संघर्ष भी होता है। संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तो अपने आप में तो अच्छा लगता ही है। परिवार का क्या रिएक्शन था जब आप प्रधान बन गए? देखिए, जब हम प्रधान बन गए तो परिवार में सबसे पहले खुशी का एक माहौल था। जी। लोगों ने मेहनत की, आकांक्षाएं थी, उनकी आशाएं, जी। तो उनको सबको भी अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा ही लगा। बिल्कुल, हाँ। और परिवार का भी रिएक्शन था कि चलिए हमारे परिवार का कोई व्यक्ति आगे जाएगा, समाज की सेवा करेगा जी। और इसको आगे बढ़ाएगा। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि गाँव की स्थिति बड़ी दयनीय थी, विकास कार्य ज़ीरो थे। तो प्रधान बनने के बाद आपने सबसे प्रमुख विकास कार्य कौन-कौन से किए? देखिए, अब ये बताया जाए कि हमारे गाँव की स्थिति क्या थी तो ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। थोड़ा-सा जी। कठिन लगता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में थे कि हम आपको बताएँगे तभी परिभाषित नहीं कर नहीं कर सकते। पाएँगे। जी। उसकी परिभाषा करने के लिए हमको बहुत समय चाहिए। हुँ। इतना पिछड़ा हुआ गाँव था, यानी हम कहें तो हमारी तहसील का क्षेत्र है पछोहा बिल्कुल। और पछुआ। पछोहा की हमारी ग्राम पंचायत धानी निकला है। हाँ। तो वो पूरा पछोहा का जो सिस्टम था वो धानी निकला में लागू था। जी। जहाँ भी आप जाएँगे, कहीं भी पैर रखेंगे, तो आप उसको जब उठाएँगे तो कीचड़ युक्त पैर मिलेगा आपको, कीचड़ मुक्त पैर नहीं मिल सकता था। तो सबसे पहले तो हमने इसी पे कार्य करने की कोशिश की कि गाँव को कीचड़ मुक्त बनाया जाए। तो गलियाँ और सड़कें थी, उनको ठीक कराया और आज मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से हमारा गाँव कीचड़ मुक्त है। जी।
अच्छा, गांव में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी आपको? शिक्षा की, सड़क की, पानी की या फिर रोजगार की? देखिए, गांव में सबसे बड़ी चुनौती तो शिक्षा की ही होती है, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। विकास के लिए एक शिक्षित समाज की आवश्यकता होती है। शिक्षित समाज अगर होगा तो विकास अच्छे से होगा और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है कि यहाँ पे ये कार्य होना है, इस कार्य को करने से हमारे गांव को ये फायदा मिलेगा। तो सबसे प्रमुख हमें लगता है शिक्षा रहेगी। अच्छा, कई बार होता क्या है, हमने देखा है कई गांव में, कई ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो छोटे तबके के लोगों को मिल ही नहीं पाता है, जबकि सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। तो सरकारी योजनाओं को वास्तव में कठिनाई होती है या फिर लोग करना नहीं चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है लोग करना नहीं चाहते। जी। अगर मुझे कठिनाई होगी तो मैं जनप्रतिनिधि किस लिए बना हूँ? इसलिए बना हूँ कि लोगों को मूलभूत सुविधाओं को दिया जाए। जी। अगर वो सुविधाएं हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो हमें लगता है कि हम जनप्रतिनिधि क्यों बने हैं। बिल्कुल। अगर हमको कठिनाई से मतलब है, अब हम अगर सरलता से लेंगे तो सरलता तो वो भी बेचारे झेल रहे हैं। बिल्कुल। उनको सुविधाएं नहीं मिल रही लेकिन सरल वो भी है। और गांव का व्यक्ति वैसे भी बहुत सीधा सरल सच्चा होता है, उसके अंदर झूठ फरेब नहीं होता है। तो हमें लगता है अगर थोड़ी सी कठिनाई के बाद भी हम उन्हें सुविधाओं का लाभ दे सकते हैं तो इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि का ही दायित्व है कि वो बिल्कुल जमीन पर लाए। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता ना कि आप सरकार की योजना है, कह रहे हम नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, आप करेंगे तभी कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं कर सकते। अच्छा, पंचायत की कई बार बैठकें भी होती हैं जी, तो उसमें क्या कैसा कार्यक्रम रहता है? गांव के लोगों की क्या राय, क्या? देखिए, पंचायत की बैठकों में ग्राम पंचायत के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाती है हमारे यहाँ। उनसे राय ली जाती है गांव में कौन कौन से विकास कार्य होने हैं, किस किस कार्य को मूलभूत रूप से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बाल विकास है, इस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा है, तो सभी को आगे लाया जाए। लोगों के सुझाव को समझा जाता है, ग्राम पंचायत द्वारा उनको अमल में लाया जाता है और उसके पश्चात एक अच्छा और स्वच्छ गांव बनाया जाता है। मेरे हिसाब से गांव में जो है युवा, महिला और बुजुर्ग, 3 श्रेणियों में हम बांटते हैं गांव को। तो युवा, महिला और बुजुर्ग, इनके लिए क्या क्या योजनाएं आप लाए हैं और क्या विशेष किया आपने? देखिए, बुजुर्गों की सबसे पहले बात करेंगे हम बुजुर्गों की। जी। बुजुर्गों को सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना चलाई जाती है कि उनको पेंशन दी जाती है। तो हमको लगता है कि हमारे गांव में अभी कोई भी व्यक्ति ऐसा बचा होगा जिसको पेंशन नहीं मिले, वरना सरकार की योजना का लाभ सबको मिल रहा है, सभी मिल रहा है। और ये भी हमने बड़ी कोशिश प्रयास करके उनको दिलाया है और वो सब संतुष्ट भी हैं कि उनको कम से कम सरकार की योजना से जो भी आता है वो मिलता है। सरकार, मेरे हिसाब से सरकार योजना तो पर्याप्त चलाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि उस पर कार्य करना नहीं चाहते हैं। वो इस चीज को कह के हम इतना, अब ये कौन, यहाँ कौन जाएगा, वहाँ कौन जाएगा, ये सब कह करके अपना ठीकरा दूसरों पे फोड़ देते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। इसमें ही रही बात युवाओं को शिक्षा के साथ साथ रोजगार की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभिन्न, जैसे अभी एक ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी लोन भी चलाया गया है, इसके अंतर्गत भी हमने कई लोगों को प्रोत्साहित करके इसमें डलवाया है। संभवतः अतिशीघ्र, इससे शीघ्र लोगों को लाभ मिलेगा। और डेयरी फार्मिंग है, इस प्रकार से अन्य कार्य भी हैं जिनको अगर रोजगार ठीक होगा तो उनके जीवन यापन का एक जरिया बनेगा और जीवन यापन का जरिया बनेगा तो गांव का व्यक्ति गांव में ही रहेगा और गांव का ही विकास करेगा। इसमें एक बात और भी हम यहाँ पे कहेंगे कि जैसे कई बार गांव में जो पलायन की समस्याएं आ रही हैं, जो युवा जो भाग रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में, तो उस पर भी ब्रेक लग सकता है। देखिए, बिल्कुल ब्रेक लगेगा। मुझे लगता है गाँव के मूलभूत सुविधाएं जो है खेती पे डिपेंड रहती हैं, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश भी और हमारा गांव और क्षेत्र भी कृषि प्रधान है। जी। तो कृषि प्रधान में एक समस्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी आती है, गाय की। मुझे लगता है कि मैंने 5 वर्षों में गाय पे निरंतर कार्य किया है, निरंतर। अच्छा। जब भी लोगों को समस्याएं लगी तो मैंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गौशालाओं में उन गायों को पहुंचाने का कार्य किया है और इसके बाद में लोगों को खेतों को सुरक्षित कराया है ताकि उनको फसल का कोई नुकसान न हो और इसके उपरांत उन्होंने अच्छा लाभ लिया है। अच्छा, आपके गांव में, हाँ, युवाओं के बारे में बता रहे थे आप।
महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में। अब तीसरा प्रश्न आपका था महिलाओं के विषय में। तो मुझे लगता है कि महिला एक हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल, हाँ। कहें तो सरकार ने 33% हिस्सेदारी इनको दे रखी है, लेकिन मुझे लगता है 50% में बराबर की हिस्सेदार। जी बिल्कुल। जब हम उनको बराबरी देंगे तो 50% में ही ला करके उनको खड़ा करेंगे, तभी बराबरी। तो सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा। हमारी जो बेटियां हैं उनको ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें उनके मन में शिक्षा ग्रहण करने की भी आशा जागृत हो। अगर ऐसा नहीं होगा, वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तो मुझे लगता है, क्योंकि माँ, इन्हीं महिलाओं में एक शब्द बनता है माँ। माँ अगर पढ़ी लिखी माँ होगी तो मुझे लगता है उसका परिवार परिवेश जो रहेगा वो सब अच्छा रहेगा और गांव का विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। भाई, महिला सशक्तिकरण भी सरकार द्वारा कई योजनाएं बिल्कुल चलाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रम सरकार के द्वारा समय समय पे चलाए जाते हैं और उनको चलाए ही नहीं जाते हैं। सरकार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा उनको ग्राम पंचायत में पहुंचाया भी जा रहा है और लागू भी किया जा रहा है। जी, ये आपकी पहल है, अच्छी पहल है। आप अच्छे प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं ताकि योजना जमीन पर आ सके। अच्छा, आपके गांव में कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो आपके लिए सबसे गौरवान्वित महसूस करने वाला क्षण हो? देखिए, हमारे यहाँ वैसे तो तमाम विकास कार्य चल रहे हैं। जी। हमारे यहाँ 4 स्कूल पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आप जाएंगे तो चारों स्कूलों में टाइल्स, फर्श और बाकी सब एकदम मेंटेन मिलेंगे। किसी भी प्रकार जगह तो हमने देखा स्कूलों की स्थिति बड़ी दयनीय है। नहीं, हमारी सारी बिल्डिंगें चारों विद्यालयों की और सारे फर्श, टाइल्स की स्थिति सारी सब एकदम व्यवस्थित, शौचालय व्यवस्थाएं सारी मिलेंगे। मूलभूत सुविधाएं जो हैं विद्यालय की हैं वो ठीक रहेंगी। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहला कार्य यही करना है कि हमारे विद्यालय ठीक रहे। बिल्कुल, शिक्षा अगर शिक्षा पे हम काम करेंगे तो समाज पे काम अपने आप हो जाएगा, गांव हमारा अपने आप अच्छा बन जाएगा। इसके बाद में जल, अगर अच्छा जल होगा, क्योंकि आजकल दूषित जल पीने से तमाम बीमारियां होती हैं। तो सरकार के द्वारा हमारे यहाँ जैसे एक बृहद टंकी का निर्माण कार्य कराया गया है पानी की, जो कार्य चल रहा है। मुझे लगता है मैंने काफी प्रयास भी किया था इस विषय में और वो प्रयास सफल भी हुआ है। और तब जाकर इसके बाद में एक हमारा प्रोजेक्ट था, शायद आपको जानकारी हो, हमारे यहाँ से 2023 में एक माननीय विधायक जी का सम्मान का कार्यक्रम हुआ था। उसमें मैंने माननीय विधायक जी को एक सेढ़ा नाला पड़ता है हमारे यहाँ, सेढ़ा नाला पर पुल निर्माण कार्य के लिए एक लेटर हेडपैड पे लिख कर दिया था। जिस कार्य तो बड़ा था ये, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी ने जिस गति से इस पे कार्य किया है वो बहुत काबिले तारीफ रहा है। और मुझे गर्व भी महसूस होता है कि ऐसा कार्य, जितना बड़ा कार्य है जिसको लोग वर्षों दर वर्षों लगा देता है, वो दिनों दर दिनों में उन्होंने करा दिया है। तो इसके लिए माननीय विधायक 154 सभा जो विधानसभा जो है इतनी बधाई के पात्र है कि शब्द हमारे पास कम पड़ जाएंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा है कि वहाँ पे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती रहती थी और बड़ी खतरनाक मोड़ भी वहाँ पे थी। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनाओं की अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि हर महीने में कोई ना कोई दुर्घटना, या हर सप्ताह कोई अजनबी या जानने वाला, क्योंकि वाहन है, तीव्र मोड़ है, तो तीव्र मोड़ के वजह से मान लिया वाहन हमने नहीं संभाल पाया तो वो गिर जाता है, पलट जाता है, तो किसी न किसी से जान या माल की खतरा हर समय बना रहता था। लेकिन इस पुल के निर्माण से हमें लगता है ये सब ठीक हो जाएगा और इस प्रकार से दुर्घटनाएं होना बंद हो जाएगी। अच्छा, प्रधान में रहते हुए आपको कोई ऐसा भावात्मक या यादगार सुझाव जो हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा करना चाहें? अब प्रधान रहने के साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। समाज सेवा, अगर किसी गरीब असहाय, अगर वास्तव में किसी को जरूरत है और मैंने उसको मदद कर दी, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ उस समय के लिए। और बशर्ते वो व्यक्ति मेरी मदद चाहता हो, मैं उसकी मदद कर सकूं, जरूरतमंद हो। मुझे दोनों चीजें हैं ये, उसको मेरी मदद की जरूरत भी हो, मैं उस समय पे उसकी मदद कर भी सकूं, तो ये उस समय का पल सबसे भावात्मक पल रहता है मुझे। अच्छा, इलेक्शन भी आने वाले हैं और आपने बताया कि आपके यहाँ पे विकास कार्य ना के बराबर थे, तो संभव नहीं है कि 4-5 साल में सब कुछ बदला जा सके। मान लो जनता दोबारा मौका आपको देती है, अगर आप दोबारा प्रधान चुने जाते हैं, तो कौन कौन चीजें हैं जो बदलना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने विकास कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा करके गांव को सुदृढ़ और स्वच्छ बनाने की कोशिश। बिल्कुल।
मैंने हर पल स्वयं हर जगह ऐसा नहीं किसी को भेज के कार्य कराया। मुझे लगता है सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्य की विभिन्न योजनाओं को मैं स्वयं जमीन पे लाया और गांव में उनको लागू किया, कार्य कराया। और कार्य कराने के पश्चात में आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा गांव जो निरंतर पिछले 40-50 वर्षों से हम जिसकी प्रतीक्षारत थे, वो प्रतीक्षारत इन 4 वर्षों में बीते हुए 4 वर्षों में 4.5 वर्षों में पूर्ण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लगता है ये जनता की ही एक देन है। जनता ने मुझे इस काबिल समझा तो मुझे वहां भेजा, तो मैंने उस कार्य को किया। आने वाले समय में भी मैं चाहूंगा अगर जनता मुझे दोबारा मौका देती है और मैं जनप्रतिनिधि चुना जाता हूँ, तो मैं इस विकास कार्य को जिस गति से चल रहा है उस गति से दोगुनी गति से करने का प्रयास करूंगा। और अपने ग्राम पंचायत में जो भी वज्र आदि आते हैं सभी को एक अच्छा और सुदृढ़ स्वच्छ और अच्छे वातावरण युक्त बनाऊंगा। हित करना है, किताबें पढ़ना है और समाज में लोगों की सेवा करना है, जरूरतमंद है, गाय की सेवा करना है। इस प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। अच्छा, कोई ऐसा राजनीति में कोई ऐसा है जो आपका प्रेरणा स्रोत रहा हो या हो? राजनीति की प्रेरणा, क्योंकि हमारी राजनीति की शुरुआत बहुत शीघ्र हुई थी, बहुत लंबा समय हमारा राजनीति में नहीं बीता है अभी। पिछली ही बार हमने चुनाव लड़ा था और प्रथम चुनाव में ही जनता ने हमें समर्थन दिया और मुझे जनप्रतिनिधि बना करके भेजा। तो माननीय विधायक 154 सवालपुर विधानसभा माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। वो क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, उनके द्वारा तमाम विकास कार्य कराए जाते हैं और मुझे लगता है कि जितने विकास कार्य वो स्वयं कराते हैं, मेरा भी सहयोग करके वो सारे कार्य आगे बढ़वाते रहते हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। माननीय विधायक जी के विकास को हम देखते रहते हैं कि रुकते नहीं है, घर में रोज कहीं ना कहीं लगातार बिल्कुल लगातार रहते हैं। और ये भी आप समझिएगा कि अगर विकास के प्रति आपने उनसे कुछ कहा है तो मुझे लगता है कि पूरी ताकत और शिद्दत के साथ जितना हो सकता है उतना वो करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गांव को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे आप? गांव को अगर एक शब्द में परिभाषित करनी हो तो शिक्षा। अगर शिक्षित होगा तो मुझे लगता है गांव हमारा सबसे आगे। शिक्षा अगर ठीक रहेगी तो गांव को आगे तक बहुत दूर तक ले जाने में मुझे लगता है कि जैसे सरकार की एक योजना विशेष कार्य चल रहा है कि आत्मनिर्भर गांव। तो आत्मनिर्भर गांव हम अगर शिक्षित होंगे तो शिक्षा से ही रोजगार बनेंगे और रोजगार अगर बनेंगे तो हम गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और अपने गांव को दूर तक विकास के लिए ले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में आशीष मिश्रा जी, जिनसे हमने तमाम बातचीत की, सवाल किए। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। देखते रहिए आरबी पानी।